आखिर क्या है लव जिहाद का कश्मीर कांड? आज हम हल्ला बोल लव जिहाद के कश्मीर कांड के खिलाफ करेंगे। दरअसल श्रीनगर से दिल्ली तक सिख समुदाय बेहद गुस्से में है। उनका आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को अगवा किया गया, धर्म बदलवाकर निकाह किया गया। सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया और जांच एजेंसियों से शिकायत की तो एक लड़की अपने माता पिता के पास वापस लौट आई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, अकाली दल की तरफ से मनजिंदर सिरसा जो इस पूरे मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, जिन्होंने आज एलजी मनोज सिन्हा से भी इसी बाबत मुलाकात की है। ये सभी जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जबरन धर्म परिवर्तन करा शादीशुदा उम्र दराज शख्स से निकाह कराने का मामला कश्मीर घाटी तक पहुंच गया है। सिख समुदाय दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। सिख समाज का आरोप है कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया, फिर उनका निकाह उम्र में काफी बड़े दूसरे धर्म के शख्स से करा दिया गया। पहली घटना बडगाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 साल से ज्यादा की सिख लड़की की पहले से शादी कर चुके शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और पति के साथ रहना चाहती है। अकाली दल नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सिरसा के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया है, लेकिन दूसरी अभी भी धर्म परिवर्तन कराने वालों के कब्जे में है। उनकी मांग है कि लड़की को वापस उसके परिवार को सौंपा जाए। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि इस घटना को लेकर वो दुखी हैं। जांच एजेंसियां जल्द सच का पता लगाएं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय सड़कों पर है। वो जबरदस्त गुस्से में है। उनकी मांग है कि सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। वहाँ पे सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। आज हम सड़कों में निकले हैं, लीगल लड़ाई लड़नी हो, सड़कों पे जाना हो, पॉलिटिकली लड़नी हो, सब लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर जाके भी लड़ेंगे। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, जबरन उनका धर्म बदला गया, उसको लेकर हमने चिंता जाहिर की। हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। कल श्रीनगर की सड़कों पर सिखों का आक्रोश दिखा। कश्मीर वादी में सिखों का ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिखों ने रविवार को श्रीनगर में ये मार्च निकाला था। आज भारी तादाद में राजधानी की सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब नेता अकाली दल के जुड़ गए हैं। फिरदौर टाक साहब प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अयाज साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत कौर कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं सबसे पहले आपके पास एक बार आना चाहती हूं सिरसा साहब, यह आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल वायरस फैला रहे हैं। ये कई लोगों का कहना है कि सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं आप वहां पर जाकर।
वो इस मामले की गंभीरता समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 18 से ज्यादा उम्र है इन लड़कियों की, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप इसका? तो अपनी बच्चियों की सुरक्षा अब हम ना करें और इसको लोग कहेंगे कम्युनल वायरस है, तो क्या अपनी बेटियों को छोड़ दें और ये फैसला कर लें कि ठीक है अब जिसका दिल करे वो बेटी ले, महीने की बेटी है और 60-60 साल के लोगों के साथ उसकी शादी की जाए, आप इसको क्या बताएंगे? ये कोई अफेयर होगा? और जब कोर्ट में लाया जाए तो जो कोर्ट भी बच्ची के माँ बाप को कोर्ट के अंदर ना आने दे और लड़के का परिवार अंदर रहे और वो जबरन उसके माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर रोक के बता रहे हो कि अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताता है, पिस्तौल लेके घर पे आया है। तो अगर किसी को लगता है कि ये कम्युनल वायरस है तो उनको अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए और ये कल्पना करनी चाहिए कि भगवान ना करे अगर उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा कर दे तो वो क्या कहेंगे इस बात को। इसलिए जिन लोगों का जो दिल करता है वो बोलें। लेकिन मैं एक बात पहले से आपको बताना चाहता हूँ अंजना जी, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जान देने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो सड़क पर चलता हुआ भी कोई इंसान हो, अगर उसके साथ भी बेइंसाफी हो रही हो तो वहां भी अपनी जान दे देते हैं। ये हमारी अपनी बेटी है, ये हमारा नहीं, पूरी हमारी कम्युनिटी का ये एक इशू है। किसी भी सूरत के अंदर ऐसी जाति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा, लेकिन सवाल तो यह है कि कई लोग उतर आए हैं मैदान में ये कहने को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, जो हुआ है ये दरिंदगी है और जिस प्रकार से मैंने देखिए शीर्षा जी की पार्टी, हमारी पार्टी अब साथ में नहीं है, मगर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इसमें समाज के सभी तत्वों को एक होना पड़ेगा और बच्चियों को बचाना पड़ेगा, दरिंदगी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं 3 चीजें इसमें रखना चाहूंगा। नंबर 1, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूंगा, जो मेरे दिल को कुछ चीजें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूंगा। नंबर 1, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूं, टेलीविजन चैनल में देख रहा हूं, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे दूसरे क्यों हैं? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? देखिए, ये जो ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन है। ये ओवरडोज हो रहा है। आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूं दूसरे धर्म ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है, तो हम जानेंगे कैसे वो दूसरा धर्म कौन है? नंबर 1। नंबर 2, आप सोचो जरा, अगर हिंदुस्तान की इतनी उभरती हुई, इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच में हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ इस प्रकार की जाति हो रही है, मैं बिल्कुल मनजिंदर सिरसा जी के साथ खड़ा हूं इस विषय में। अगर घर में हमारे इस प्रकार की जाति हो रही है, सोचो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जो तस्वीर बनती थी वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे। वो कहते थे कि जिनके साथ रिलीजन परसिक्यूशन हुआ है, हम CAA के माध्यम से उनको हिंदुस्तान में पनाह देंगे। मैं मनजिंदर जी से भी कहूंगा और बाकी तमाम उन पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा जिन्होंने CAA का विरोध किया था, अब जगने की अवस्था में हमें आना चाहिए। हमें जानना चाहिए घर में ऐसा हो रहा है तो सिखों के साथ बाहर क्या हो रहा है। और तीसरी जो विषय है वो मनजिंदर जी को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं उनको बहुत मानता हूं, सम्मान भी करता हूं। मनजिंदर जी, आपका एक वीडियो चल रहा है आजकल ट्विटर में, मैं सुबह से देख रहा हूं। जब इसी प्रकार का अपहरण, इसी प्रकार का कन्वर्शन और लव जिहाद हिंदू बेटियों के साथ हुआ था, तो आपने एक बयान दिया था कि वो धर्म कमजोर होते हैं जो पुलिस की सहायता लेते हैं, जो कानून की सहायता लेते हैं। कोई धर्म कमजोर नहीं होता सिरसा साहब, हर धर्म, हर किसी की भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हर धर्म चाहता है। मगर हमें कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्ची चाहे हिंदू हो, बच्ची चाहे बौद्ध हो, बच्ची चाहे सिख हो, हम सबको मिलकर अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए और आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर मैं अपने पार्टी के नेताओं को जानता हूं, इस विषय को बहुत गंभीरता से हमारे पार्टी के नेताओं ने लिया होगा। मनोज सिन्हा जी ने लिया होगा, आप उनसे आज मिलने गए थे। बिल्कुल सिख बच्चियों को हर जगह
जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसका न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है सिरसा साहब, आज एलजी से आपकी बात हुई है, बात करके जाना है। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए फिर चले जाइएगा। एलजी साहब साहब से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, ठीक है, एलजी साहब से आपकी बात हुई है, आप डीजी से भी मिले कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? और एक वक्त पर आपका ये बयान चल रहा है, क्या वो सही है जब आपने कहा था कि ये किसी भी धर्म की कमजोरी दिखाता है? क्योंकि देखिए ना, धर्मांतरण के इतने केसेस हो रहे हैं और नवनीत कौर जी बताएंगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस उनके सामने आए हैं। अंजना जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जब कोई आदमी ये कहता है सिलेक्टिव, तो हमारे भाई यहाँ पे जो वो बात करें सिलेक्टिव बात वो कर रहे हैं। पहली बात, क्या जो कानून बना वो हिंदू लोगों के लिए था? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यूपी में जो कानून बना हिंदू बच्चियों के लिए कानून बना है। मुझे तो आज ही इनसे पता लगा है कि वो कानून खाली हिंदुओं के लिए था। जो कानून धर्म परिवर्तन के लिए बना, मेरे से ये सवाल पूछा गया धर्म परिवर्तन का, मैं आज भी ये कहता हूँ बिल्कुल जो मैंने स्टेटमेंट दी बिल्कुल जस्टिफाइड दी और दोबारा से आपके टीवी चैनल पर वो बोलने लगा हूँ। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हमें किसी कानून का सहारा लेना पड़े। वो धर्म परिवर्तन पे बात हो रही थी, फोर्सफुल कन्वर्जन पे नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो धर्म कोई हिंदू परिवार के लिए नहीं बना या खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बना। वो कानून जो बना है वो कानून सिख के भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाई और बौद्धी पे भी लागू होता है। तो ये कह देना कि वो हिंदू बच्चियों के लिए बना था और तब सिरसा जी ने ऐसा बोल रहा था, एक बात। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि आप कितनी हिंदू बच्चियां अब तक बचा पाए हैं, पर मैं गर्व से कहता हूं 300 लोगों को पाकिस्तान से यहां पर लेके आया हूं। और आज भी वो 3 सखी बहनें जो रो कर मुझे कह रही थी हिंदू परिवार की, 2.25 साल से मैंने संभाल कर रखा, 2.25 साल से। और हिंदू परिवार के ये बातें कहनी गलत हैं। आप इसको हर चीज को धर्म के नाम पर जब बांटते हैं, आपने कहा ये सिलेक्टिव क्यों है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा? हमारा मकसद इंसाफ लेना है, हमारा मकसद कोई कॉम्युनल हेट बढ़ाना नहीं है। मैंने भी ट्वीट में जो जानकारी दी, कोई उसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्वीट में किसी एक धर्म का नाम लेके दूसरे धर्म का नाम लेके ना हमने पहले ऐसा किया ना कहेंगे। हम सेंसिटिव लोग भी हैं और जिम्मेवार लोग भी हैं। हाँ, हमने यह भी कहा कि जो लोग इस कम्युनिटी को लीड करते हैं, चाहे वो मुफ्ती हैं, चाहे वो मौलाना हैं, चाहे पार्टी के हेड हैं, उनको आकर हमारे हक में खड़ा होना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करने के लिए सड़क पे हम ही उतरे हैं। और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, ये देश एक खूबसूरत देश है, इसको हमेशा आग लगाकर हम अपने परिवारों को जिंदा नहीं रख पाएंगे। हम जिम्मेवार जो लोग हैं, तब भी मैंने ये बयान दिया था और फिर आज कहता हूं, मैं भी उनमें हूं। अगर मेरे धर्म के लोग भी कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो मेरे धर्म की कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी है, मैं जिम्मेवार हूं उसके लिए। और उसके लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेना ठीक नहीं है। और फिर मैंने कहता हूं, जहां तक फोर्सफुल कन्वर्जन की बात है, जो कानून यूपी में बना या मध्य प्रदेश में बना, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बना। इसलिए ये कह देना कि हिंदू धर्म के लिए बात हो रही थी, हिंदू लड़की बात हो रही थी, हिंदुओं की लड़ाई हमने लड़ी है और लड़ेंगे। बेटियां हमारी बेटी हैं। और जिस दिन, मैं आपको यह भी अंजना जी याद करा दूं, जिस दिन यहाँ के मुस्लिम परिवार की बच्चियां भी थी, जब वो भी पुणे के अंदर, बेंगलोर के अंदर सीए के दौरान फंसी थी, हमारे लिए वो भी बच्चियां उतनी ही हमारे लिए अहमियत रखती थी। उनको भी हम खुद टिकटें देके घरों तक छोड़ के आए थे। बेटियां बेटियां हैं, उनको धर्म पर नाम ना बांटे। यही एक बीमारी है, यही एक कीड़ा है जो हम लोगों के दिमाग में हमें खराब करेगा। चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी ऐसी बात करे, इसका मतलब है उसका धर्म में विश्वास नहीं है। ठीक है, संबित जी इसका जवाब वो केवल अपने जातिवाद में और अपने लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना चाहता है। संबित जी, देखिए, पहले तो आपको जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा। और प्रॉब्लम लव जिहाद का है या नहीं, हम अगर गोल गोल बातें करेंगे तो कभी होगा ही नहीं उसका निराकरण। अभी भी हम देखिए, हम सेक्युलरिज्म के ओवरडोज में ये बात एक्सेप्ट करने को, मनजिंदर सिरसा साहब खुद ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद होता है। फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? फिर ये कानून कैसे बनेगा जिस कानून के विषय में वो बोल रहे हैं? और देखिए, ये केवल प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब अभी जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसका खुलासा आपके चैनल ने किया, जिस पर हमने डिबेट भी किया, 1000 लोगों का परिवर्तन हुआ था। और केवल किसी को गन पॉइंट पे परिवर्तित नहीं किया जाता है, एल्योरमेंट, कुछ लालच देकर, पैसे के लालच के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को किस प्रकार से गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। और उनको एक एलिगेशन है कि सुसाइड बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल करने को वो संगठन सोच रही थी। ये सारी चीजें बहुत भयावह है। और लव जिहाद का जहां तक सवाल है, याद रखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद के विषय में पहले नहीं बताया। सबसे पहला कंप्लेंट क्रिश्चियन कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन ने केरल में लव जिहाद के विषय में किया था और इसका संज्ञान केरल की हाईकोर्ट ने भी लिया था और केरल के उस समय के मुख्यमंत्री ने भी लिया था।
इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है लव जिहाद, ऐसा नहीं है। आपको तारा सहदेव भी याद होगी, बहुत बड़ी शूटर रही है इंडिया की, वर्ल्ड रिनाउंड शूटर है तारा सहदेव। उन्होंने खुद लव जिहाद के विषय में कि किस प्रकार से वो लव जिहाद की विक्टिम बनी थी, उन्होंने भी इस विषय को रखा था। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सेक्युलरिज्म को हम सबको मानना चाहिए, मगर प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिएगा, डायग्नोसिस करिएगा, तभी ट्रीटमेंट कर पाइएगा। यहां हम केवल लारे लप्पे करते रहे, गोल गोल घूमते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, टाक साहब को दिखाइए जरा इनके साथ। टाक साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए, क्या है सच? आप लोगों को भी तो जानकारी मिल रही होगी, क्या इन लोगों के आरोप में दम नहीं है? देखिए अंजना जी, सच तो मुझे लगता है आपके टीवी डिबेट से जाहिर हो ही गया। दो चीज़ें हैं, एक तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि एक मैसेज पूरे कश्मीर से पूरे देश में ये गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैसे बिहेव करना चाहिए जब ऐसा इंसिडेंट माइनॉरिटी के साथ हो। आज पूरा कश्मीर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या आम इंसान हो, आज इन जो ये विक्टिम फैमिली है उसके साथ खड़ी नज़र आई, जो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है, मैं बहुत हैरान तो नहीं हूँ। वेल एक्सपेक्टेड है कि जो पात्रा साहब कह रहे हैं कि सुबह से मैं ये पढ़ रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है कि कोई मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखता, कोई ये क्यों नहीं लिखता कि ये जो एक्यूज्ड हैं ये मुस्लिम हैं, और इनको बहुत दुख हो रहा है। ये अंदाज़ा करिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और प्रवक्ता हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। और सिरसा साहब शायद डिबेट छोड़ के शायद चले गए हैं, उनको शायद समझ आ गया होगा कि जो इस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके और पूरे नेशन में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक लव जिहाद का एपिसोड है। ये एक पहला इंसिडेंट ऐसा आया है जिसमें एलिगेशंस आई है। हालांकि 164 के बयान में लड़की ने क्या बयान दिया है कोर्ट में, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन कश्मीर, आई थिंक ये हम सब की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे इंसिडेंट हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंटरफेथ मैरिजेस जो है ये एक रियलिटी बन चुके हैं इस न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया में। और जो पात्रा साहब बार बार लव जिहाद का बात कर रहे हैं कि ये इनकी पार्टी बहुत सीरियसली लेती है, मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी चाहिए। जो 25 से 30 लोग जो है इंटरफेथ मैरिजेस इनके पार्टी के सीनियर लीडर्स कर चुके हैं, सबसे पहला एक्शन उनको जो है अपनी पार्टी में लेना चाहिए और एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। अगर वो पूरे भारत में, पूरे विश्व, पूरे देश में एक मैसेज भेजना चाहते हैं, पहले अपने उन सीनियर लीडरों को निकालिए पार्टी से, फिर आप एक मैसेज भेज पाएंगे। और हर इशू को, सिरसा साहब ने सही कहा, हर इशू को धर्म के नाम पर उछालना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है और सिर्फ उन शाखाओं का काम है जिन शाखाओं से पात्रा साहब जैसे लोग संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। उसके बाद से मैं आपके पास नवनीत जी आऊंगी, क्योंकि नवनीत जी बताएंगे कि ये सिंगल और डबल 2-3 इंसिडेंट्स नहीं है, वो हमें जानकारी देंगी सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन उससे पहले संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात। देखिए, पहले मैं एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम युवक का नाम बताया जाए। पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम का युवक का नाम बताया जाए। मैंने कहा कि वो कंफ्यूजन क्यों होता है। आपने जब हम कहते हैं कि दूसरा धर्म, प्रेस स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है साहब, मैंने बीच में नहीं बोला, बोला, धर्म का नाम क्यों नहीं लिया, इनको पूरा बुलवा दीजिए, आप सुनिए, बुलवा दीजिए इनसे, फिर मैं बोलूंगा। मैं अपना क्लैरिफाई करता हूं, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए। लिया जा रहा, मैं जानता हूं मैंने क्या कहा, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात से मत मुकरिए। तो आप सुन तो लीजिए। दूसरे धर्म का नाम, मतलब इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया गया? एक सेकंड, मिस्टर टाक, आपको किसी ने नहीं टोका, ठीक है, जवाब सुनिए। अंजना जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने नहीं कहा कि मुसलमान का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया, मैंने कहा कि दूसरे धर्म का नाम क्यों नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया जाएगा? हम क्यों सोचे कि किसी जैन ने अगवा कर लिया? हम क्यों सोचे कि किसी हिंदू ने अगवा कर लिया? किसने अगवा किया? क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है? उसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम ऐसे हैं, क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक धर्म की और उंगली उठा रहे हैं? मगर किसने लिया है, इसको छुपाने की आवश्यकता क्या है? ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्या है? और ये बिल्कुल पीड़ाजनक है। जब यही किसी और धर्म का होता है तो वहां सिलेक्टिविज्म नहीं होता है, तो यहां सिलेक्टिविज्म क्यों है? नंबर एक, जब आप याद करिए, एक फर्जी वीडियो चली दाढ़ी काटने वाली, मारने वाली, उसमें तो चिल्ला चिल्ला कर कहा गया परवेज गुज्जर ने मारा।
मगर यहां पर नाम बताने में इतनी आनाकानी क्यों है आनाकानी? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा एक छोटे से विषय को आउट ऑफ प्रपोर्शन ड्रॉ किया गया। कराना चाहिए। फिर टाक साहब, आप प्लीज टाक साहब, मैं इलाज कर दूंगा आपका, मैं आपका इलाज करवा दूंगा, मगर टाक साहब थोड़ा पहले अभी टाक साहब पहले शांत, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज अंजना जी। चैनल आपका है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ठीक है, ये देश भी मेरा है, ये देश भी मेरा है और जम्मू कश्मीर भी मेरा है। आप शांति से साहब एक सेकंड डाक साहब, अंजना जी, और हम भी यहाँ पर बेवजह की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको, आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड, आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी? एक बार दिखाइएगा इनको मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस टाक, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है, सिर्फ मेरे कहने से क्या बनता है? अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं। एजेंडा क्या है वो भी मालूम है आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है? आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, ये बीमारी है। आपको कुछ नहीं पता है। आप बताइए ना कि आपकी तनख्वाह कहां से आती है। आपसे पूछूंगी मैं, ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए तो आपको साफ सूंघ जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको एक लाइन बोलने के लिए बोल दूं तो आपको साफ सूंघ जाएगा। इसलिए हमें पता है कि आपकी सैलरी कहां से आती है। आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे मिस्टर टाक, आपकी याददाश्त कमजोर है, इलाज कराइए। ड्रोन अटैक पर अगर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ बोलने के लिए बोलेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी आपकी। हमें पता है आपकी सैलरी कहां से आती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। या तो अपनी सोच, दिमाग और बातों पर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, या फिर आप इस बहस को छोड़कर जा सकते हैं। आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेजुडिस बातें करने के लिए यहां पर बैठे हैं। आपको लगता है कि मीडिया को गाली देकर आप बड़े बन जाएंगे। बोलिए ना, हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए। आतंकी भेजता है, बोलिए ड्रोन अटैक कराया है, एक लाइन नहीं बोलेंगे आप। हमें पता है आपकी सैलरी कहां से आती है। हटाइए इनको, बाकी लोगों को दिखाइए। नवनीत कौर, डॉक्टर संबित पात्रा। नवनीत कौर, क्या ये इक्का दुक्का मामले हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बताइए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर? अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको ये वाबस्ता करवा दूं कि मैं सिर्फ कश्मीरी एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बाशिंदा हूं और मैं जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट हूं। दूसरी, आपने बात की यहाँ पर कितने केसेस हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से आपको दो अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत तजुर्बे साझा करना चाहूंगी। पहला तो ये कि एक बार यूं ही पार्क में हम बैठे हुए थे और यूं ही एक शख्स थे, डॉक्टर थे, वो पास के बगल के हॉस्पिटल में काम करते थे और वो आकर हमसे बातचीत करने लगे। ये जम्मू की बात नहीं है, ये बात दिल्ली एनसीआर की है, जो वाकया मेरे साथ गुजरा। और चूंकि वो मेरे अपने राज्य के थे, तो एक आप होता है, आप बातचीत करते हैं। तो जैसे मैंने बातचीत की, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मुझे दावत दी कि आप इस्लाम कबूल करिए। ये मेरा व्यक्तिगत एक तजुर्बा हुआ और मैं बहुत ही एकदम से, कहते हैं ना, आप शौक में होगी कि ये कैसी बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो दुनिया जहान के तर्क मुझे देना शुरू कर दिए कि आप इस्लाम कबूलिए। और मैं बहुत उसके बाद काफी मैं इसके ऊपर सोचती रही कि ऐसा क्या हुआ। और फिर मैंने अपने किसी मित्र के साथ बात की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। घर पे मैंने बात नहीं की, तो इसका क्या मतलब है? तो बोले कि हमको इस्लाम में बोला गया है कि आपको सबको दावत देनी होती है। बेशक इस्लाम में ये बात हो सकता है बोली गई होगी, पर इस तरह की जो मानसिकता है कि आप हर किसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा लगातार बने हुए हैं, नवनीत कौर भी हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन अगर इस पर कदम उठाना होगा डॉक्टर संबित पात्रा, तो आपकी सरकार को ही समझना होगा कि कैसे इस पूरे मामले को आगे ले जाया जाए। उनकी जो ये मांग है कि कश्मीर में भी लागू हो कानून, उस पर क्या कहिएगा, क्या कमिट कीजिएगा? देखिए, मैं कमिट नहीं कर सकता हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं। मैंने कहा था, अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मनोज सिन्हा जी ने इस पूरे विषय को सुना है और मैं जानता हूं कि बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत सम्मान है हमारे पार्टी के नेताओं का। और जिस प्रकार से ये एक दरिंदगी हुई है, मैं इसे दरिंदगी ही मानता हूं, इस दरिंदगी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम हमारी सरकार जरूर उठाएगी, उन बच्चियों को बचाएगी भी, और कानून के माध्यम से आगे भी उनको एक बचाव का शील्ड मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं 2-3 छोटे छोटे विषय जो पहले टाक साहब जाने से पहले कह के गए थे, वो यहाँ रखना चाहता हूँ।
टाक साहब ने इससे पहले कहा कि हमने एक छोटे से विषय को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया। बिल्कुल गलत बात है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। बच्चियों को गन पॉइंट पे अगवा करना, उनको जबरन धर्म परिवर्तित करना और अपने से अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ उनका निकाह पढ़वा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है और इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का विषय है। और आप देखिए झूठे खबरों को, जिस प्रकार से गाजियाबाद में अपनी आपसी रंजिश के कारण, ताबीज के कारण एक बुजुर्ग के साथ जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत मार पिटाई हुई, वो भी अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। उस विषय को हिंदू मुस्लिम बना करके प्रस्तुत करना, हिंदुत्व इस प्रकार का है, यहां पर कहीं ना कहीं राइट विंग जो है वो मुसलमानों के ऊपर हावी हो रही है, ये नैरेटिव पूरे विश्व में फ्लोट करना, वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, वो गलत होता है। ये कभी आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं है। और देखिए, कम से कम एक बात तो आज हुआ है कि लव जिहाद के विषय में जब हम बोलते थे तो यही लोग कहीं ना कहीं हमें चिढ़ाते थे। आज मुझे लगता है लव जिहाद के हकीकत को हर मजहब के लोग, हर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए और ये जो मिनेस है लव जिहाद का, उससे डट करके मुकाबला करना हो। आगे भदौरिया साहब आ गए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया साहब, लव जिहाद का मामला अब इस बार कश्मीर से आया है। बीजेपी ठीक कर रही है ना, अकाली नेता इसको उठा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, लव जिहाद का कानून तमाम राज्यों में आना चाहिए, ये आवाज उठ रही है। आपका मन क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कानून है और इस कानून के पालन करने और इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि कानून है और हम कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर समाज के अंदर में कानून है और कानून बनाए और पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो संबित जी ये बताएं कि कानून का पालन करवाएंगे कि नहीं? कानून का पालन करवाएं और देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए। अरे तो जहां नहीं है तो वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार किसकी है? वहां पे किसकी सरकार है? जम्मू कश्मीर में तो आपका ही है, गवर्नर तो आप चला रहे हैं। को मानते हैं ना मेरे भाई? अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी जात, मैं पहले बोल चुका हूं फिर बोलता हूं, किसी भी जाति धर्म की बच्ची के साथ कोई भी अगर व्यक्ति अन्याय करेगा और कानून के खिलाफ जाके काम करेगा और तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो। हमने कब बोला है? हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी बच्ची के साथ अन्याय नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसका माहौल बनाएंगे लेकिन उसकी मदद 25 बार बोलेंगे किसी भी जात धर्म, किसी भी जात धर्म, बिल्कुल 25 बार बोलेंगे। हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान है ना। यहाँ संबित पात्रा अकेले नहीं रहते, यहाँ अनुराग भदौरिया भी रहते हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। हमारे आपके अलावा पूरा हिंदुस्तान गुलदस्तों से भरा हुआ है। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग हैं और सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना आप, क्योंकि सरकार तो आपकी है। यहाँ पे 2014 से तो केंद्र में सरकार आपकी है। जम्मू कश्मीर में भी आप वहाँ पे हैं और पंजाब में भी आप इतने दिन तक उनके अकाली दल के साथ ही थे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? यहाँ टीवी बैठ के आप थोड़ी जिम्मेदारी से भागोगे कि माहौल बनाओगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, चुनाव आते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हो रहा था उस पर बात जवाब लेते हो रहा हो तो यहाँ से बेरोजगारी आत्महत्या भी हो रही है। सर आप माहौल बनाते हैं, खाली करते कुछ नहीं है, आप सिर्फ माहौल बनाते हैं। सिर्फ इनका काम ही माहौल बनाना है। ठीक है, वो जवाब दे रहे। फिर अहमद आया साहब, नवनीत जी आ जाइए। ठीक, संबित। अंजना जी, मैं तो बुरा मत मानिएगा, भदौरिया जी क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अभी बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे थे। मतलब जो क्या अब बोलो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा बोल लो। नहीं आप बोलो थोड़ा सा 20 सेकंड और बेरोजगारी के बोलो, उसके बाद में बात करो। नहीं, आप बेरोजगारी के बारे में बात कर लीजिए। महंगाई का मुद्दा है, क्यों नहीं बोलूंगा? आप जनता के मुद्दे को नहीं उठाऊं? महंगाई पे भी बात कर, अंजना जी को महंगाई पे बात कर लेंगे। नहीं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड आप महंगाई पे बोल लीजिए, प्लीज बोल लीजिए। नहीं मैं कुछ आप आराम से बात करो, गुस्साओ मत। 30 सेकंड महंगाई पे बोलो, फिर मैं आराम से बोलूंगा। 30 सेकंड महंगाई पे केंद्र में आपकी सरकार है प्रभु, आप 30 सेकंड महंगाई पे बोल लो। मैं अलाउ कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। तो आप समाजवादी कोई बात, आप 30 सेकंड महंगाई पे बात कर लो और 30 सेकंड बेरोजगारी पे भी बात कर लो। 60 सेकंड लो आप। हो गया? अब मैं बोल लूं? बिल्कुल, बेरोजगारी पे बोलेंगे, बेरोजगारी पे बोलेंगे, कोरोना पे भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे, महिला अत्याचार पे बोलेंगे, किसान पे भी बोलेंगे और समाज और 30 सेकंड कोरोना पे भी बोलो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ गया, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो भी बोलेंगे। और बताइए। ठीक है, जवाब सुन लिया। भदौरिया जी अब जवाब सुन ले। जवाब उनके पास अंजना जी कभी नहीं रहा है। हाँ चलिए, आप सुन तो लीजिए। अंजना जी, यही डिफिकल्टी है हमारे देश की। मैंने शुरू में कहा था ना, ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म।
ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना, सेक्युलरिज्म की मधुमक्खी ने इनको काट रखा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कैसे अरे कैसे करेंगे आप? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, वो जो कौन सा था जो मौलाना ने 1000 परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में, कौन सा मौलाना था जो अभी पकड़ा गया है? वो आपका हाँ गौतम, कोई मौलाना मोहम्मद गौतम। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कभी आपको भी कन्वर्ट न कर दिया हो। मुझे तो बिल्कुल शक है, मुझे बिल्कुल शक है। मुझे ये भदौरिया जी मेरे भाई है मगर मुझे बिल्कुल शक है, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अंजना जी मुझे पूरा शक है ये भदौरिया जी के ऊपर। ये जो मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा देखना। ये कोई मोहम्मद उस्मान बन गया था बीच में सुनने की, इसलिए उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से किसी को मोहम्मद उस्मान बना दिया हूं। मुझे लगता है ये मोहम्मद उस्मान के भदौरिया भाई तो नहीं है, कहीं भदौरिया भाई तो नहीं है मोहम्मद उस्मान। हिंदुस्तान या मौत से मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार लव जिहाद की बात आप करेंगे नहीं, एक बार लव जिहाद की बात आप करेंगे। अहमद अयाज साहब, जो मूल प्रॉब्लम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं उस पर आप बताइए। क्या जन्नत, एक सेकंड, क्या जन्नत की हकीकत में लव जिहाद शामिल हो गया है? एक सेकंड, क्या जन्नत की हकीकत में लव जिहाद शामिल हो गया है? अहमद अयाज साहब, ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे वाक़ात को हर वक्त मजहब के साथ जोड़ा जाता है। और जबकि मैं ये क्लियर करूं आपको कि जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम किसी भी सूरत में कहीं भी किसी भी फोर्सफुल मैरिज या कन्वर्जन का अलाउ नहीं करता, वेरी क्लियर। अब अगर ये मसला है तो जहां तक मैं समझता हूँ इसको 2 इंडिविजुअल के दरमियान मसला लेना चाहिए और उसी को देख के आगे चलना चाहिए। नहीं तो इसके ऊपर बहुत सियासत लोग करते हैं, जैसे अभी भी मैं डिस्कशन में देख रहा था। तो ये इस्लाम के साथ इसका वास्ता नहीं है ऐसे वाक़ात को, और ना मुझे लगता है कि सिख मजहब के साथ इसका ऐसा वाबस्ता हो या किसी और मजहब के साथ। ये 2 इंडिविजुअल का मसला है। अगर इसमें फोर्सेबल कुछ हुआ है, कोई जैसे एलिगेशन है, अगवा की बात है, तो उसको उसी अंदाजे से देखना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक हमारी अपनी बरादरी का ताल्लुक है, सिख बरादरी या और भी किसी मजहब के साथ, मैं तो ये समझूंगा अगर ये बाई कंसेंट भी हो तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसको बरादरी के लिए, बरादरी कायम करने के लिए, अमन कायम करने के लिए अगर ये इतराज़ात आए हैं, अगर ये उन्होंने कंसेंट से भी किया हो, इतराज़ात आए हैं सिख कम्युनिटी की तरफ से, इस लड़की को वापस किया जाना चाहिए। उस सूरत में भी अगर ये कंसेंट भी हो, तो मैं जाती तौर नहीं समझता हूँ मुसलमान फोर्सफुल करेगा। अयाज साहब, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पात्रा से। डॉक्टर पात्रा, वो कह रहे हैं धर्म से लेना देना नहीं है इसका, और आप धर्म के खांचे में घुसना चाहते हैं। देखिए, मैं जवाब देता हूं। वैसे अहमद जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि कभी भी इस्लाम इस प्रकार की चीज़ों को इजाज़त देता नहीं। इस्लाम कभी नहीं चाहता है कि जबरन विवाह या निकाह किया जाए। बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं कह रहा कि इस्लाम में फॉल्ट है, या कोई भी नहीं कह रहा कि इस्लाम की तरफ हम उंगली उठाना चाहते हैं। मगर ये जो सिलेक्टिविज्म आपकी है अहमद साहब, आप देखिए, जब अखलाक मारा जाता है तब हिंदुत्व हो जाता है। उस समय कोई नहीं कहता है कि इंडिविजुअल के विषय में ये बात होनी चाहिए, 2 मजहब को नहीं लाना चाहिए। जब किसी बाबा की गलती से, मतलब गलत है वो बाबा की, या किसी की भी दाढ़ी तो नहीं काटनी चाहिए, उसकी पिटाई होती है ताबीज को लेकर, उस समय मजहब चला आता है। उस समय नहीं कहा जाता है कि ये तो इंडिविजुअल्स का मसला था, इसमें हम धर्म को अलग रखते हैं। वहां कहा जाता है कि मुस्लिम वॉज बीटन बाय द हिंदूज। तीसरा, और तो और जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन को फांसी देती है और अगले दिन अखबार में छपता है, एंड दे हैंग्ड याकूब मेमन, जैसे कि बड़ा धर्मार्थ का काम कर रहा था याकूब मेमन को, और हम लोगों ने पकड़ के उसको फांसी दे दी। तो ये सिलेक्टिविज्म 1 वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है, 2 वे ट्रैफिक होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में कंप्लीट करूं। अहमद जी, मुझे कष्ट होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं आतंकवाद का भी धर्म नहीं होता, और जो लोग खराब काम करते हैं उनका धर्म नहीं होता। मगर आतंकवादी जब मारे जाते हैं उस समय हर कोई कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर फिर आतंकवादी के डेड बॉडी को दफनाना, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ना, उसके लिए वो सब प्रक्रिया करना, तो इस्लाम को लाके आप लोग आतंकवादी से जोड़ देते हैं। इस्लाम नहीं जुड़ता है।
कुछ लोग जोड़ देते हैं इस्लाम को लाके आतंकवादी के साथ और गलत करने वालों के साथ। और मैं अंत में एक गुजारिश करूंगा, ये कोई भी ना कहे कि लड़की को वापस करना चाहिए। लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो पुरुष उसको रखता हो और फिर बाद में वापस कर दे। आप कहिए लड़की को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी ऐसा फ्रेज ना कहे कि लड़की को वापस करना चाहिए। शी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इस बात पे तो सहमत है। लव जिहाद का कहर अब सिखों पर नजर। जी हां, आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को जबरन मजहब बदलवा कर निकाह कराया गया। इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।